किसानों की आय कैसे बढ़े उसके ऊपर भी दिशा में कार्य हो रहा है और किसानों को बताया जा रहा है। हमारे जो केवी के हैं, हमारे 8 जिले हैं, 8 जिले के अंदर हमारे 10 केवी के कार्य कर रहे हैं, जिसमें 7 केवी के हमारे जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, 2 विश्वविद्यालय हमारे प्राइवेट संस्थान के हैं, 1 विश्वविद्यालय हमारे ICAR का है। लेकिन सभी कृषि विज्ञान केंद्र जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने सभी ने एक स्मार्ट विलेज को अडॉप्ट कर रखा है ताकि वहाँ के किसानों की आय कैसे बढ़ सके और उनका कैसे जीवन यापन ऊपर उठाया जा सके। इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक जो KVK के हैं वो रात दिन लगे हुए हैं कि हमारी जो विश्वविद्यालय में इजाद की हुई तकनीकी है वो तकनीकी फार्मर्स तक पहुंच सके, उनको डिमोस्ट्रेट करते हैं, उनको बताते हैं, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो भी हमारे क्षेत्र के अंदर कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी ये जो मेला है इसके अंदर हमारे राजूवास बीकानेर से और जोधपुर यूनिवर्सिटी ने सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। प्राइवेट कंसर्न में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर्स की 4-5 कंपनी बाहर लगी हुई है, न्यू हॉलैंड की है, एस्पोर्ट की है, महिंद्रा की है, काफ़ी कंपनियों ने बाहर अपने ट्रैक्टर्स लगाए हैं। मैं मान्यवर आपको बताना चाहूँगा कि कल यहाँ से 2 ट्रैक्टर यहाँ से एक एस्पोर्ट का, एक न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर यहाँ से किसानों ने खरीदा है और उनको कुलपति महोदय से निर्देश से उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है। ये हमारे किसानों के लिए बड़ी खुशी की बात है। और हमारे कुलपति महोदय ने कल हमारे लीडर्स को कहा कि इस मेले का फायदा किसानों को मिलना चाहिए, आप लोगों को इसका स्पेशल डिस्काउंट रखना चाहिए। तो सभी ने इस बात के लिए तैयार हुए। उम्मीद करता हूँ कि कल तक 1 या 2 ट्रैक्टर और यहाँ से बेचे जाएंगे। तो ये मेला किसानों के लिए है, आपके लिए है। यदि किसान नहीं तो हम नहीं, किसानों के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हमको जो सरकार तनख्वाह दे रही है वो आप लोगों के पीछे दे रही है। हम लोग आपके उत्थान के लिए, आपको जीवन ऊपर उठाने के लिए है, आपके तकनीकी ज्ञान देने के लिए, आपको जो कष्ट है उसको दूर करने के लिए है। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका जोश बरकरार है, आज बरकरार है, 3 दिन से बरकरार है, वो कल भी बरकरार रहेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। और मैं पुनः हमारे मंच पे आसीन हमारे दोस्त, हमारे भाई BL सोनी साहब का इस प्रांगण में पुनः स्वागत करता हूं, सुधांशु जी का स्वागत करता हूं, हमारे रवि जी का स्वागत करता हूं और सबसे ज्यादा मैं इन किसान भाइयों का स्वागत करता हूं, जो किसान भाई जो कि हमेशा ये आशा करते हैं कि बरसात के अंदर यदि बरसात नहीं हो रही होती तो कितने भगवान बरसात दे, चाहे उनकी छत कपक रही हो। तो ऐसे किसान भाइयों को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत आभार। आप लोगों के बिना हमारा कोई भी वजूद नहीं है। ये सब इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी लोगों का बहुत बहुत पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। मैं हमारे मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूँगा कि हमारे कुलपति महोदय ने जब से कार्य ग्रहण किया है और पिछले 1.5 साल में हमने देश के प्रतिष्ठित 15 अग्रणी संस्थानों से अनुसंधान, टीचिंग, प्रशिक्षण आदि में अभी तक MOU साइन किए हैं, जिससे प्रशिक्षण का, अनुसंधान का आदान प्रदान हो सके। इसी क्रम में आज हम सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर और श्री कर्णनंद कृषि विद्यालय के बीच भी अनुसंधान और प्रशिक्षण को लेकर एक मन क्यों दिखा रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हमारे किसान मेले के आज की थीम है वर्षा जल संरक्षण, तो मैं हमारे मंचासीन अतिथियों को विश्वविद्यालय की कुछ उपलब्धियों पर जानकारी देना चाहूँगा कि जब से हमारे माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय में कार्य ग्रहण किया तो उन्होंने तुरंत यहाँ की जलवायु परिस्थितियों को समझा और वर्षा जल संरक्षण का कार्य शुरू किया और पिछले 1 साल में ही 15 करोड़ लीटर के 4 वाटर पॉन्ड मरु सागर, ज्वाला सागर, करण सागर और नरेंद्र सागर का निर्माण करवाया और अभी इतने ही जो पॉन्ड है वो निर्माणाधीन है।
आज हम देख रहे हैं कि पानी की कीमत क्या है। पानी के लिए एक दूसरे के खून हो जा रहे हैं। ताजा उदाहरण है कि भरतपुर के रूपवास में एक हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर हुए झगड़े में एक महिला की मौत हो गई और दिल्ली के वजीरपुर में एक 60 वर्षीय वृद्ध की हत्या कर दी गई। ऐसा ही एमपी के डबरा में पानी को लेकर एक ब्रजेंद्र नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो पानी की किल्लत से जान की कीमत भी कम पड़ रही है। गली मोहल्लों में लाठी डंडे चलना आम बात है। हमारे कुलपति महोदय का कहना है कि पानी है वो पृथ्वी का खून है और इसे व्यर्थ न बहाएं और 21वीं सदी की लड़ाई पानी के लिए ही लड़ी जाएगी। जैसा हम देख रहे हैं आज राज्यों और राष्ट्रों के बीच पानी को लेकर काफी मुद्दे चल रहे हैं। तो जल संरक्षण के लिए ऐसी दूरदर्शी सोच रखने वाले और किसानों के हितैषी देश के विख्यात कृषि वैज्ञानिक माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जे संधू सर को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। मंचासीन आज के किसान मेले के मुख्य अतिथि डॉक्टर BL सोनी जी, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और डॉक्टर सदासु जी जो चीफ मेंटर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार जयपुर और नाबार्ड से उनके एजीएम श्री RB पांडे जी और मेरे साथी डॉक्टर सुदेश जी, डॉक्टर AK गुप्ता जी और मंच के सामने हमारे डीन्स एंड डायरेक्टर्स, सीनियर प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और प्रोग्रेसिव फार्मर्स श्री सुरेंद्र अवाना जी, श्री गंगाराम सेपट जी और अति सामान्य हमारे किसान भाई जो अलग अलग जगह से पहुंचे हैं यहाँ पर आज के किसान मेला में। और मैं देख रहा हूँ कि ये पहला टाइम है कि हमारे विद्यार्थी इतनी बड़ी संख्या में इस मेले में अभी पहुंचे हैं और मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे डॉक्टर BL सोनी साहब को सुनने के लिए तत्पर हैं कि उनको आगे अपना कैरियर क्या बनाना है। मुझे पूर्ण आशा है कि उनके जो आखिरी वचन वचन होंगे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और हमारे जितने भी कर्मचारी अलग अलग काम पर लगे हुए हैं सभी का और पर्टिकुलरली जो मीडिया के यहाँ पर लोग जो लगातार इस प्रोग्राम को कवरेज दे रहे हैं और रोज ही हमारे न्यूज़पेपर में खबर छप रही है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबर जा रही है। तो मैं सभी का विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं मेरे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि जी और उनके बारे में डॉक्टर सुदेश जी ने बताया और उनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। और सबसे मान और फख्र की बात यह है कि वो यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि ये स्टूडेंट ने किस तरह के हमारे यहाँ से विद्यार्थी प्रोड्यूस हुए हैं और किस तरह की शिक्षा थी यहाँ पर और उसका हम कोई भी जवाब नहीं दे सकते। जिस तरह से यहाँ का कॉलेज ने अपने प्रदेश में नेशनल लेवल पर और विदेशों में जैसा नाम कमाया है इस कॉलेज का और अब ये यूनिवर्सिटी के रूप में है, इसका दायित्व और भी बढ़ गया है और अच्छे कार्यों में हम आगे बढ़े। तो BL सोनी साहब का विशेष तौर पर किसानों के बीच में आना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बहुत सारे डिपार्टमेंट में जाते हैं, बहुत सारी तकलीफ महसूस करते हैं। कई बार आपका फाइल इन ऑर्डर होता है, सब कुछ है, पर फिर भी अधिकारी उस पर साइन नहीं करता है क्योंकि उसने बाहर कुछ लोगों को छोड़ा होता है कि क्या आज का माहौल क्या चल रहा है, आज का क्या रेट चल रहा है। तो जरूर वो इसके बारे में डिटेल बताएंगे कि कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने इसके लिए पर्टिकुलरली सोनी साहब को हमारे बीच में पहुंचे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और
दूसरी बात मैं महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो सोनी साहब के वह एक हम्बल ह्यूमन बीइंग के नोट पर ये अपने गुरुजनों का बहुत आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और ये विद्या का मंदिर है, उसमें आने के लिए इनको कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हमने बहुत अहम मौके पर इनको कहा कि आप आइए, तो ये आए हैं, तो ये इनका बड़प्पन है जो हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो सोनी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत, और अपने ही घर में आपका स्वागत हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे लिए बहुत मान की बात है। और इसी बीच में हमारे जो चीफ मेंटर हैं सुरेश ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी से आए हैं सुधांशु जी, इनके बड़ी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं। जैसे ये कॉलेज 1947 में बना है, और कहीं पर इनका जो संस्थान था महात्मा गांधी के आदर्शों को लेके चला था, उनकी जो विचारधारा थी उसको लेके आगे बढ़े हैं, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया है। बहुत सारे ऐसे एरिया एकेडमिक में हो गए हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं। पर आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमें अपने कॉलेज को, हमारी यूनिवर्सिटी को सब्जेक्ट वाइज डाइवर्सिफाई करना है, और उस दिशा में सुधांशु जी का यहाँ आना बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इनके साथ जो समझौता ज्ञापन हुआ है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसमें आगे हम बढ़ेंगे। तो इनसे हम जो भी ग्रहण कर पाएंगे वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारे रवि जी नाबार्ड से पहुँचे हैं, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी मीटिंग हुई इनसे, तो नाबार्ड एक बैंक है जो रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा देती है, जितनी भी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की उसको पैसा देते हैं, और उसी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज को अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है उसको प्रमोट करना है, उसके लिए भी सहायता करती है। तो मैं इनके सीएम से रिक्वेस्ट कर रहा था किन्हीं कारणों से, क्योंकि बजट सेशन चल रहा है तो वो नहीं आ पाए, उन्होंने इनका ड्यूटी जहाँ पर लगाया है। नाबार्ड जो है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई किसान है जो नहीं जानता होगा कि नाबार्ड क्या काम करता है और इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, हाउ ये क्लोजली जो है उनके साथ लिंक है फार्मर के साथ में और उनके डेवलपमेंट के लिए। तो रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत विश्वविद्यालय में। और हम पिछले आज चौथा दिन है जो किसान मेला हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आइडिया तो ये था कि इसको 5 दिन का हमने इसलिए रखा, थोड़ा हमें ये भी लगता था कि 5 दिन तक हम इसको कैसे चलाएंगे, पर 4 दिन में अगर ऐसी संख्या है तो मुझे लगता है 5वें दिन तो हम इससे ज़्यादा इकट्ठे कर ही लेंगे। तो ये तो हमारी उम्मीद है। और 5 दिन का इसलिए रखा था कि क्योंकि कोविड का पीरियड है, और क्योंकि थोड़ा बहुत जो कोविड की गाइडलाइन है उसको भी ध्यान में रखना है, उसकी शिक्षा भी आपको देनी है, उसको आगे अभी भूलना नहीं है कोविड को अभी, क्योंकि कभी भी कोई समस्या बढ़ सकती है। तो प्लीज कोविड की गाइडलाइन जरूर उसको फॉलो करिए जब तक हम इसे बिल्कुल इंडिया से भगा देते हैं। और जैसा कि बताया कि किसान में आपको एक जगह पर डाइवर्सिफाइड नॉलेज दे पाए, ये इसका एक मतलब है, और एक ही दिन में सब लोग आप उनसे बातचीत कर सकें। पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे, और उसी के बीच महत्वपूर्ण है हमारे, और वो चाहे तो अमरूद को 1 का कर दे, चाहे वो 250 ग्राम का कर दे, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और गंगाराम साहब जी जब वो 0 का लेट्यूस हमें खिलाए या यहाँ का खिलाए वो चाहिए। तो देखिए स्ट्रॉबेरी आलू का एकदम इम्पोर्टेंट फ्रूट है जो ये यहाँ पर ग्रो करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो किसान मेला है आप सबके लिए है, अभी तक कि आप यहाँ से कुछ सीखे जाएंगे, और जो नॉलेज है उसकी कुछ सीमा ही होती है। हम कहेंगे कि ये सीमा बन गया, इतना हो गया, बहुत हो गया। कृषि के बारे में हम जानते ही क्या है। मुझे लगता है कि परसों जब प्रोदा साहब जब वहाँ आए थे, मुझे कहने लगा कि मेरा मन करता है कि मैं अब रिसर्च शुरू करूँ। मतलब आज के तरीकों से जो डेवलपमेंट हुआ, जिस वे में उन्होंने शुरू किया था उस समय संसाधन नहीं थे, वो यहीं पर 6 महीना लगा कर गए थे। मुझे लगता है उनका मन उठ गया होगा कि जहाँ कहाँ खड़ा रहूँगा, मैं दिल्ली चलता हूँ। तो दिल्ली गए, अच्छे रहे। आज पूरे देश को वो लीडरशिप दे रहे हैं एग्रीकल्चर में, वो हमारे लिए फख्र की बात है। यहाँ पर वो आए, उनका हम्बल नेचर है, हमेशा जो है जब भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आते हैं। ऐसे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी जैसे हमारे
लक्ष्मण सिंह राठौर ठोर साहब हैं, इतने हम्बल आदमी हैं कि जो IMD के DG रहे हुए हैं, दिल्ली में मुलाकात होती रहती थी, यहाँ पर भी पहुंचे और किस लहजे में और किस वे में आप लोगों से बात किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सब लोगों से कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होंगे। और इसी कड़ी में आज का भी प्रोग्राम है कि हम आपको ऐसे पर्सनालिटी से रूप लाएं जो कि आप उनसे कुछ सीख सकें। पर्टिकुलरली मैं आज हमारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे सोचते होंगे कि सिविल सर्विस में करियर शुरू करना है या किसी और डायरेक्शन में जाना है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या आप पाते हैं। और एक बात तो आप मान लीजिए, इस कॉलेज से सिविल सर्वेंट बहुत सारे निकले हैं, वो चिंता छोड़िए कि आप नहीं बन सकते। मैं यही पर अपनी बात धन्यवाद और स्वागत, उन्होंने टाइम निकाला और आशीर्वचन के लिए मैं कार्यक्रम के लिए खड़े हैं। हमारे शिक्षण में उतना तकनीकों के विभिन्न प्रकार के प्रकाशन जो उन्होंने जारी किए हैं, तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आज हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट ए ग्लांस नाम का जो प्रकाशन है, डॉक्टर BS बदाला, डॉक्टर KC शर्मा, जो की उन्नत खेती डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत, खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष डॉक्टर कैलाश चंद शर्मा, डॉक्टर बलवीर सिंह बदाला, फसल उत्पादन में जैव उर्वरकों का महत्व डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर श्वेता गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर सीमा शर्मा, श्री शिव प्रसाद दरोगा। अपना टेंशन उतार के दे दिया कि आप पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मेले में प्रत्येक दिन जो हमारी यूनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन में जो एरिया में जो जिले आते हैं, वहाँ से डेली किसान आ रहे हैं। तो आज हमारे पास KV के धौलपुर के अंतर्गत धौलपुर जिले से जो हमारे यहाँ पे किसान आए, उनमें से कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो नित नए नवाचार कर रहे हैं, तो उनको सर सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा। इकबाल खान, पंचायत समिति बसेड़ी धौलपुर। इकबाल खान, इन्होंने फसल विविधीकरण और जैविक सब्जियों की खेती की है, रतालू की खेती में अच्छा कार्य किया है। लक्ष्मीकांत तिवारी, ये रतालू में इन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा किराए पे जमीन लेके बहुत अच्छा काम किया। लक्ष्मीकांत तिवारी, 1 बीघा में 5 लाख लग गया। लक्ष्मीकांत तिवारी ने भी फसल विविधीकरण में पपीता, सौंफ, बूंद बूंद सिंचाई और सोलर पंप के द्वारा अच्छा कार्य किया है। धीर सिंह, गांव चौराखेड़ा, ये वेस्ट डिकम्पोजर, नेडेप कंपोस्ट आदि में उत्तम कार्य कर रहे हैं। चंद्रसेन, गांव पंजीपुरा, धौलपुर, ये डेयरी के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं।
भीमसेन, भीमसेन सरसों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन्होंने 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उपज भी ली है। सुरेंद्र कुमार चौहान, गांव पथेना, ये डेयरी व्यवसाय और सब्जी उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में फतेहपुर सीकर से भी प्रगतिशील किसान आए हुए हैं, तो मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रणवीर सिंह, गांव कसवानी। रणवीर सिंह झाबरमल पचार, जीगर छोटी सीकर। ये हमारे सीकर जिले के किसान हैं। कौन सी गाय है? झाबरमल पचार, किशन लाल महला। थोड़ा तालियां बजा के इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से किसानों का उत्साहवर्धन करिए। किशन लाल महला। जोर से तालियां बजाइए सर। सभी किसान भाई आपके भाई हैं, जोर से तालियां बजाएं। डालूराम वर्मा, मंगलचंद, रणजीत सिंह, ये जैविक खेती, फूलों की खेती आदि में उन्नत कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री रविशंकर जी, एजीएम नाबार्ड, हमारे बीच में उपस्थित हैं। नाबार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेले में भी नाबार्ड की बहुत सहभागिता है। नाबार्ड जो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, वो सहभागिता, संधारणीयता और समानता के सिद्धांत पर आधारित वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्यरत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री रविशंकर जी को उद्बोधन के लिए।
हेलो, धन्यवाद सर। सबसे पहले वक्ता के रूप में मुझे अवसर दिया गया है। इस यूनिवर्सिटी के हमारे कुलपति संधू साहब आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे डॉक्टर सुधांशु जी और सोनी साहब, मंचासीन अभी मेरे सभी साथी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और यहाँ सभी पधारे आसपास के गांव या दूर दूर से भी जो लोग आए हैं, हमारे किसान साथी, प्रोग्रेसिव किसान साथी, इस कार्यक्रम को जो आयोजित कर रहे हैं हमारे सभी साथी सुदेश जी भी, इन सभी को मैं मेरी तरफ से, नाबार्ड की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ एक बार पुनः, और अपनी तरफ से भी अभिनंदन करता हूँ। सर, इस कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड श्री जयदीप श्रीवास्तव जी को शिरकत करनी थी, क्योंकि जिस तरीके का कार्यक्रम है उन्हीं को इस कार्यक्रम में यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण वो नहीं पाए। और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, और सौभाग्य इसलिए है कि इतने बड़े मेले के आयोजन में इतनी सीधे फार्मर से मुलाकात होगी और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ भी बातचीत हो, तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। कुलदीप सिंह भी हमारे कृषि से जुड़े, लेकिन वो भी नहीं आ पाए इस कारण से, इस वजह से करना। मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे हूँ। सबसे पहले वीसी साहब को मैं बताना चाहूँगा, बहुत बढ़िया बात आज आपने जो मुझे यहाँ आज शेयर करनी है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिली है। सर, मैं इसी इलाके से हूँ और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हम मतलब तरसते थे, यूँ समझिए। मैं 80s की बात जब कर रहा हूँ तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, इनको इसमें आने का मौका मिला। मैं फुलेरा से हूँ, हमने भी प्रयास किया था लेकिन नहीं मिला तो बायोलॉजी में करने लगे। तो आप लोग ये नहीं समझे कि इस यूनिवर्सिटी में आना एक सपना रहता था हमारा कि यहाँ आकर के हम इसमें एडमिशन लें। और दूसरी बात यह है कि आज हम सुनते ही थे, कई बार सोनी साहब से आज मुलाकात हुई, आपके अखबारों में चर्चे पढ़े हैं, काफ़ी आपकी कार्यशैली की चिंतित थे, वो भी यहाँ आकर के मुझे देखने को मिला। तो साथियों, ये सीखने के लिए मुझे बाहर बढ़ा गया। जैसा आप जानते हैं साथियों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड देश की एक सर्वोच्च संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के अंदर ऋण के माध्यम से बैंकों के द्वारा, जिस तरह के अभी हमारा मैंडेट बताया, आपके विकास की बात करते हैं और विकास के लिए ऋण की किसी प्रकार की कमी न हो। नाबार्ड के साथ कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटीज या उनके साथ स्टूडेंट्स, उनका संबंध भी पूरा हमारे साथ बना हुआ है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीकल्चर से निकले हुए जो ग्रेजुएट्स हैं वो भी बहुत सारे हैं और उसको संस्था में हमारे प्राथमिकता से उनको लिया जाता है, उनसे सेवाएं ली जाती है और उनका काम किया जाता है। आज जिस तरीके से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके इसमें एक सफलता है और यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके के नए नए जो आयाम करती रहती है, नए रिसर्च करती रहती है और एक्सटेंशन के माध्यम से उनको किसानों तक पहुंचाती है। वो किसानों के पहुंचाने का एक फायदा नजर आता है। बहुत दूर दूर से किसान आए हैं, आपने सम्मानित भी किए हैं। इस क्षेत्र में जहां हम राजस्थान में सोचते हैं कि फसल नहीं हो रही है या सूखा पड़ रहा है, वहाँ आप अनार, स्ट्रॉबेरी या इस तरीके के जो प्रयोग कर रहे हैं और किसानों ने उसको अच्छे से कर दिखाया है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि ये जहाँ जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का कामकाज है और एक्सटेंशन सर्विसेज काम कर रही हैं, हमारे किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा। साथियों, भारत सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए 2022 तक का समय निर्धारित कर रखा है। उस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके अंदर पीएम किसान योजना भी है। जिन किसानों को अभी तक बैंकिंग सेवा से नहीं जोड़ा गया है, भारत सरकार की एकदम प्रमुखता से प्रायोरिटी है कि हम उन किसानों को बैंकों के साथ जोड़ें। ये ड्राइव दिसंबर तक चल रहा था, लेकिन मार्च तक इसको है तो अभी नहीं, यहाँ बैंक से ही मिल रही हैं, किसी बैंक में जाकर आप खा सकते हैं
और किसान को जो KCC है, जिसको राज्य सरकार के माध्यम से 0% के ऊपर उपलब्ध कराया जाता है, उस लाभ ऋण के द्वारा प्रारंभ के अंदर ऐसा लगता था कि जो हमारे मेट है या बड़े लोग हैं या जिला या उनसे पैसा लेकर के हमारे किसान भाई काम करते हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए इतने बैंकिंग चैनल्स खोल दिए गए हैं कि आप हर दिन सरकार ये आंकड़े इकट्ठा करती है कि कितने लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिला है या नहीं मिला है। ये किसानों को उस बैंकिंग सेवा का कम 0% के ऊपर लाभ लेना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जल संरक्षण के बारे में भी अभियान के रूप में इसको लिया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भी जगह जगह पर जहां एक प्रायोगिक तौर पर वाटरशेड डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाती रहती है। उस वाटरशेड डेवलपमेंट कार्यक्रम की राजस्थान में खास तौर से बड़ी महत्ता है और हम उसको लगातार उस कार्यक्रम को चलाते रहते हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम वाटरशेड का काम करते हैं। साथियों, अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो किसानों की आय को दुगनी हो उसके लिए कुछ और योजनाएं भी चलाई हैं। उस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं, बड़े किसान हैं, वो अभी जो है एग्री मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जो भारत सरकार की वर्तमान में एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है, उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उस योजना के अंतर्गत अब आपके पास फसल है, अच्छी फसल है, अच्छी पैदावार हो रही है, तो आप देखेंगे कि उस फसल को रखने के लिए ये उम्मीद न हो कि आप तुरंत जाकर के उसको बेचें। फसल को रखने के लिए आप स्टोरेज बना सकते हैं और स्टोरेज कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने सब्सिडी का प्रावधान कर रखा है। आपको जानकारी होगी, जैसा अभी कुलपति साहब ने बताया, बहुत सारी योजनाओं को जो भारत सरकार की हैं नाबार्ड अनुदान नाबार्ड के माध्यम से जारी किया जाता है। जैसे डेयरी की स्कीम हुई या फिर अभी गोदाम बनाने की स्कीम हुई, आप अपने घर पे अपने खेत पर गोदाम बना सकते हैं। आप पशुपालन कर सकते हैं, पशुपालन पर भी सब्सिडी स्कीम भारत सरकार द्वारा है। बकरी पालन कर सकते हैं या हॉर्टिकल्चर की कोई और विशेष जो आप पैदावार करना चाहते हैं, ग्रीन हाउस बनाना चाहते हैं, ऐसी स्कीम के अंदर भी आपको योजना का लाभ मिल सकता है। भारत सरकार की जो अभी स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत आपको इतनी सुंदर स्कीम अभी यहाँ पे चल रही है, उसका काश्तकारों को और एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीप्रेन्योर जो है फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक यूनिक स्कीम राजस्थान में है। भारत सरकार की जो स्कीम है उसमें 25% सब्सिडी है, लेकिन हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने 9,000 करोड़ रुपए का राजस्थान के लिए प्रावधान किया है। वो इंटरेस्ट सब्सिडी के माध्यम से एंटरप्रेन्योर पर जो एग्री एंटरप्रेन्योर उन तक हमारे पहुंचाने का उसका कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में राजस्थान सरकार की भी अपनी भागीदारी है। एग्रो प्रोसेसिंग 2019 राजस्थान सरकार की एक स्कीम है। किसान भाइयों को उस स्कीम का लाभ उठाना चाहिए। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट या एग्री मार्केटिंग यूनिट्स या स्टोरेज बनाकर 50% सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा किसानों के लिए, कैपिटल सब्सिडी उसके अंदर है, यानी कि एक अगर आपका 50 लाख रुपया लग रहा है तो 25 लाख रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से माफ है। बचे हुए 25 लाख में बैंक जो आपको 9% पे लोन देते हैं, भारत सरकार उसमें आपको 3% तक का और छूट देगी। ये ब्याज की सहायता हो गई आपके लिए। भारत सरकार इसमें गारंटी भी दे रही है 2 करोड़ रुपए तक की। इसलिए ये इतनी अच्छी स्कीम राजस्थान सरकार और भारत सरकार की है कि सभी काश्तकारों को, बड़े काश्तकारों को, उन्नत काश्तकारों को ये स्कीम का लाभ उठाना चाहिए और छोटे काश्तकारों को अपने खेत के ऊपर या गोदाम के एक छोटा गोदाम 200 मेट्रिक टन या 300 मेट्रिक टन का अपनी आवश्यकता के हिसाब से बनाना चाहिए। ये योजना इस समय लोकप्रिय योजना है, सबसे ज़्यादा इसमें चलते हैं। ऐसी ही एक योजना किसान भाइयों के लिए डेयरी से संबंधित है, जिसमें आप पशुधन आप लगा सकते हैं। फिर राजस्थान और वेस्टर्न राजस्थान में खास तौर से जहाँ फसल नहीं होती, हमारे यहाँ पशु का काफ़ी काम होता है, व्यवसाय है, और पशु की उन्नत जो वैरायटी हैं वो हम कर सकते हैं। उसके अंदर भी बैंक से आपको ऋण उपलब्ध करा दें। वो इतनी पॉपुलर स्कीम थी, अभी कुछ समय के लिए उसको रोका गया है। हो सकता है कि अप्रैल के बाद फिर वो योजना चालू हो जाए, क्योंकि भारत सरकार की अन्य प्रायोरिटी के अंदर वो पिछले 5-7 साल से योजना सबसे पॉपुलर बैंकों की योजना थी। किसान भाई अपने पशुधन जो लेने के लिए लोन बैंकों के पास जाते हैं। इस योजना का आप आराम से लाभ ले सकते हैं।
ये किसान भाइयों के लिए अभी योजना है। जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स यहाँ से निकलते हैं उनके लिए भी भारत सरकार ने एक योजना बना रखी है। वो ये नहीं सोचें कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही आपको लेनी है। एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस यूनिट जो अभी ये यूनिवर्सिटी काम कर रही है, ऐसे हमारे जितने भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट साथी हैं या जिनका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट है या 12वीं तक के छात्र हैं, वो भी गांव में अपने एक एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में अभी तक हमारी प्रगति बहुत कम है। 10 साल से करीब 15 साल से ज़्यादा योजना चल रही है, 18 साल लगभग इसको हो गया, और 18 साल में 18 ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। हमने अभी स्टेट लेवल पर इस तरीके की कार्यशालाएं की हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी की हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अभी कुछ दिन पहले हम राजवास भी थे और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी हमने वहाँ पे हमारे सभी जो जिला विकास प्रबंधक हैं उनकी बैठकें आयोजित की। वहाँ के कुलपति साहब से भी बहुत चर्चाएँ हुई, डिस्कशन हुए। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स निकलें वो एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस अपने सेंटर्स की स्थापना अपने जाकर के गांव में या गांव के आसपास उसको लगाएं। उस योजना के अंतर्गत 20 लाख तक की ऋण सुविधा बैंक के द्वारा दी जाती है और 5 लाख तक आपको बिना कोलेटरल और सिक्योरिटी के लोन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी इस योजना में भारत सरकार ने रखी है। 44%, 44% सब्सिडी का लाभ स्टूडेंट्स के लिए है। अगर वो निकल करके अपना जो है गांव के लिए, किसान के लिए या अपने इलाके के लिए एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस के रूप में सेवा क्षेत्र खोलना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो प्रयोग हैं, वो लोगों को करके दिखाना चाहते हैं, उनको सेवाएं देना चाहते हैं, तो वो अपना खुद का व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं। इस पर 44% की सब्सिडी आपको मिलती है। मैं समझता हूँ कि हमारे देश में एग्रीकल्चर में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उसके बाद भी इस कृषि प्रधान देश में बहुत सारे छात्रों को गांव-गांव में जाकर के कृषि से संबंधित काम करने की आवश्यकता है कि उन्नत तकनीक का विकास कैसे हो, किसानों की आय दुगनी कैसे हो। और क्योंकि किसान अब जमीन सीमित है, फ्रेगमेंटेड होता जा रहा है, अभी यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कम जमीन के साथ ज़्यादा आमदनी को कैसे किया जाए, वो सिर्फ संभव है तकनीक के साथ ही। और तकनीक को पहुंचा सकते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एक्सटेंशन सर्विसेज लगी हुई हैं, वो पूरी तरीके से तत्पर हैं, लेकिन प्रयास इतने काफ़ी नहीं है। उसमें स्टूडेंट्स को भी हमारे और आगे आना चाहिए और जो प्रोग्रेसिव हमारे फार्मर्स हैं उनको एग्जाम्पल जैसे अभी क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने अभी उनको सम्मान से नवाजा भी है और इससे उनको मनोबल और भी बढ़ता है। ऐसे और अन्य लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और इसके हमारी तकनीक को वहाँ तक पहुँचाएंगे। निश्चित रूप से जो अभी भारत सरकार की जो प्राथमिकताएँ हैं, जो योजनाएँ हैं, जो किसानों के लिए संबंधित योजनाएँ हैं, ये हमने आपको उपलब्ध कराई हैं। किसी भी समय आप नाबार्ड से भी फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमसे मिल भी सकते हैं आकर के, उसमें कोई खर्च नहीं है। किसान हमारे पास आते रहते हैं पूरे राजस्थान से सब्सिडी के लिए या किसी और योजनाओं की जानकारी के लिए। विस्तार से जिस संबंध में जिसको बात करनी हो वो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं, नाबार्ड में उपलब्ध रहते हैं। मैं यूनिवर्सिटी के इस प्रयास को 4 दिन लगातार मेला चल रहा है और जिस तरीके से आ रही है, उमड़ रही है, मेरे को लगता है कि लोगों के बीच में जो तकनीक आपने विकसित की है, जो मॉडल्स यहाँ पे लगाए हैं, वो मॉडल से बहुत सारे ऐसे मॉडल्स डेवलप होंगे। ये जो आपने ग्रीन हाउस मॉडल चल रहे हैं, हॉर्टिकल्चर की सब्सिडी के लिए जो मॉडल्स हैं अभी, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगह पे आसपास रहे यहाँ पे जयपुर के इस तरीके के ग्रीन हाउस और जो वाटर शेड है इनका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए ग्रीन शेड लगाएं, पॉली शेड लगाएं। ये किसान को आने वाले दिनों में नए तरीके से काम करना होगा। इस मेले के सफल आयोजन के लिए मैं अपने अभी यहाँ यूनिवर्सिटी के जो इस आयोजक हैं, इन पदाधिकारी सभी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे प्रोफेसर साहिबान ने इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मेहनत की और हमारे जो प्रोग्रेसिव साथी हैं, अभी प्रोग्रेसिव साथी हैं, आजकल फार्मर्स जो है प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओ भी आपने सुना होगा, उस एफपीओ के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं कि किसान एक साथ जो है हमारे 1500 के ग्रुप बनाए। ये भी एक भारत सरकार की स्कीम है कि 10,000 जो है फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाने हैं।
कि आपका किसी तरीके से बिचौलियों के माध्यम से जो शोषण हो रहा है उससे बचा जाए, उसके प्रयास में भी नाबार्ड जो है प्रयासरत है और हम उसको बनाने के लिए एजेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। अभी हमारे साथ फार्मर्स क्लब जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार भी उस काम को कर रही है। तो प्रोड्यूसर्स फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, सारे जो किसान भाई हैं, तो उस माध्यम से भी योजना का लाभ ले सकते हैं, अपने प्रोड्यूस को एक जगह रख सकते हैं और आपके लिए जो सीओ या कंपनी बनाई जाती है उस कंपनी के माध्यम से आप अपने मुनाफे में विस्तार कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पुनः एक बार मेरी तरफ से यूनिवर्सिटी और यहाँ सभी पदाधिकारियों को, छात्रों को मेरी तरफ से साधुवाद और मंचासीन सभी साथियों से मुझे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाबार्ड लगातार किसानों और उद्यमियों के लिए कार्य कर रहा है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी विश्वविद्यालय को इसी तरह का सहयोग मिलता रहेगा। आज हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एक महान शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सुधांशु जी, मुख्य सलाहकार सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर है। डॉक्टर सुधांशु जी लगभग 30 वर्षों से गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं और विशेष बात यह है कि सर ने केवल 25 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय में डायरेक्टर के पद पर कार्य ग्रहण किया और आज विश्वविद्यालय को अग्रणी संस्थानों में लाकर खड़ा किया है। ऐसी महान शख्सियत को उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। डॉक्टर सुधांशु सर। सम्मानीय आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BL सोनी साहब, इस महान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, इस महान विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रेरणा और IPS ऑफिसर, गरीबी से जो लड़ाई है इस देश की उसके एक प्रमुख योद्धा, विश्वविद्यालय के ऊर्जावान और डायनेमिक वाइस चांसलर डॉक्टर GS संधू साहब, नाबार्ड से हमारे साथी रवि साहब, एक्सटेंशन प्रोग्राम के हेड डॉक्टर सुदेश और डीन डॉक्टर गुप्ता मेरे पर्सनल मित्र भी हैं। एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व है। लर्नेड प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स, मेरे किसान भाई और दूर दराज से आए हुए विद्यार्थी, इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, मीडिया पर्सन्स, मैं अभिभूत हूँ विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्टर संधू के इस आमंत्रण पर अगर कहीं से मैं भूलवश नहीं आता तो बहुत कुछ खो देते। काफ़ी अभिभूत महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी लर्निंग मिली है, काफ़ी सीखा है और जो भी देखा है उससे उत्साह से भर गया हूँ और एक चुनौती के तौर पर इस चीज़ को ले रहा हूँ। जिस तरह का अभियान डॉक्टर संधू ने चलाया हुआ है, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, दो बातें कहना चाहता हूँ कि एक तो मैंने इनका जैसा ऊर्जावान प्रोफेसर नहीं देखा, दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ कि निजी क्षेत्र के लिए ऐसे अवसर अगर होंगे तो भयानक चैलेंज है। निजी क्षेत्र के जो विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि मैं उसको बिलोंग करता हूँ, तो मैं इनको अपने लिए चैलेंज मान रहा हूँ, थोड़े ज्वेलस कर रहा हूँ इसके लिए। एंड आई कांग्रेचुलेट for this successful event he have organized in a very short duration. मंच पर BL सोनी साहब के बगल में बैठा हुआ था और मित्रों ये बात बताना चाह रहा हूँ, मेले से कितना जुड़ी हुई ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कि भारत एक गरीब मुल्क है और भारत की जो आबादी है उसमें अभी भी विश्व की आबादी का करीब 50% जो गरीब है वो भारत में रहता है। तो गरीबी को मिटाने के ऊपर पिछले 70 सालों से बहुत बात चली है और हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात को बताया था कि जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार 1 रुपया खर्च करती है किसी योजना के ऊपर तो उसमें से नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। ये आप सबको अच्छी तरह याद होगा, बहुत पॉपुलर बात थी, खासतौर से मेरी उम्र के लोगों को अच्छी तरह पता है ये बात। और BL सोनी उस गरीबी की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़े सेनानी, बहुत बड़े योद्धा हैं। रोज खबरें पढ़ता हूँ, डेली फेसबुक के ऊपर रोज देखता हूँ कि जो गरीब जनता और सरकार की नीति के बीच में दीवार है, उस दीवार को ये अकेला सिपाही तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
एक अकेला इंसान लगा हुआ है कि किसी भी तरह से उस दीवार को, उस लाइन को, उस रस्सी को हटा दूं। जो भारत सरकार की मंशा, संविधान के निर्माताओं की मंशा, प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स का जो मेहनत है, पसीना है, उसकी जो आउटकम आना चाहिए और गरीबों तक जो योजनाएं नहीं पहुंच रही, उस लड़ाई के बीच जो एक लाइन खींची हुई है उसको मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे महान, देखिए मैं एज ए IPS इनको उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करना चाह रहा, मैं एज ए एल्यूमिनाई ऑफ जोबनेर यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है इस विश्वविद्यालय के लिए कि आप ऐसे सैनिक पैदा कर रहे हैं, आप ऐसे नौजवान तैयार कर रहे हैं। जब मैं कुछ समय पहले विश्वविद्यालय के VC साहब से गेस्ट हाउस में मिला, उस समय बात चली थी कि बच्चों की करियर डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत की जाए। करियर डेवलपमेंट के लिए इससे बेहतरीन, इससे उम्दा उदाहरण नहीं हो सकता बच्चों कि इस जगह पे जहां आप बैठे हुए हो, कभी इस जगह पर BL सोनी बैठे हुए थे। आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जहां आप बैठे हो नीचे, ये वैसे ही बैठे हुए थे। आने वाले जो प्रोफेसर्स हुआ करते थे, जो अतिथि हुआ करते थे, उनकी भाषणों को सुना करते थे, प्रेरणा लेते थे, मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे और अपनी उस मेहनत, उस लगन और उस पढ़ाई के दम पर IPS बने। अपनी उस मेहनत के दम पर वहां पहुंचे जहां पर आज ये गरीबी से लड़ने की जो लड़ाई है, मैंने आपको बताया कि गरीबी से लड़ने की जो लड़ाई है, इसको समझिए आप। करप्शन, भ्रष्टाचार, असल में इस देश के अंदर करप्शन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारी गरीबी मिट नहीं पा रही है। और जब कोई व्यक्ति उससे लड़ाई लड़ने की कोशिश करता है, जब कोई व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, जब कोई आदमी इतनी मेहनत कर डालता है, मेरा सवाल है इनसे, तभी अभी उद्घोषण करेंगे, मेरा एक ही सवाल है कि BL सोनी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतना साहस कहां से लाते हैं? ये मेरा इनसे सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं ये बताएंगे कि इतना साहस कहां से लाते हैं जहां पर बड़ी बड़ी मछलियों से लड़ लेते हैं। यहाँ पे मत्स्य पालन करने वाले बहुत किसान हैं, लेकिन आप छोटी मछलियों से खेलते हैं। BL सोनी बड़ी मछलियों से खेल रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, विश्वविद्यालय के पूरा जो एल्यूमिनस है, विश्वविद्यालय का जो पूरा मंडल है, बोर्ड है, उस सबको मैं बधाई देना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को पाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ विश्वविद्यालय के जितने भी साथी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ने की सोचेंगे। यहाँ पर 2 तरह के लोग विराजे हुए, 5-5 मिनट उन लोगों से बात करना चाहूंगा। किसान भाई बैठे हुए, एक शब्द अभी इस्तेमाल हुआ, प्रोग्रेसिव किसान, जिनको पुरस्कार दिया गया मंच से, मेरा भी उसमें हाथ लगा। हालांकि मैंने आपकी खेती में भी काम नहीं किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं एक असफल किसान हूं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मैं 20 साल का था, तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले जो वेंचर मुझे दिया वो हमारा खेत दिया कि भाई आप जाओ और खेत पर कुछ खेती करो। मैं उस समय रिसर्च कर रहा था, हालांकि अर्थ साइंस के अंदर, लेकिन पिताजी का आदेश था कि कुछ खेती करो। मैंने 2 साल कोशिश की, ईमानदारी से धूप के अंदर अपने हाथों से पौधे लगाए, अपने हाथों से पानी डाला, सुबह से लेकर रात तक काम किया, लेकिन प्रोग्राम मेरा सफल नहीं हो सका और मैं असफल हो गया। उसका वजह ये हो सकती है कि ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे प्रोफेसर्स, ऐसे रिसर्चर्स, उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनके द्वारा ज्ञान मुझे नहीं मिल सका जैसा आप लोगों को मिल रहा है। तो मैं एक बेहतर किसान तो नहीं बन सका, लेकिन असफल किसान कौन होता है ये मैं समझ गया, और सफल कौन हो सकता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। किसान भाई यहाँ बिराजे हुए, मैं एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ और वो शब्द है नई खेती समर्थ किसान। पूरा देश इस समय किसान मुद्दे के ऊपर आंदोलित है। आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल है, कौन सा मुद्दा है, उसमें मैं बीच में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन किसान के अंदर एक आग लगी हुई है। किसान अंदर से भड़का हुआ है, किसान अंदर से परेशान है, क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ नहीं पा रही है। जिस ढंग से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से आपने बाकी चीजों के दामों को देखा है, किसान का दाम वैसे नहीं बढ़ रहा, और ये पीड़ा हर एक किसान के अंदर है। और हम लोगों ने देखा इस बात को कि खेती के अंदर से किसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया है। किसान का बेटा अब किसान नहीं बनना चाहता, किसान का बेटा शहर के अंदर आके बाबू बनना चाहता है, किसान का बेटा एक छोटी सी दुकान लगाने को तैयार है, रिक्शा चलाने को तैयार है, लेकिन किसानी से डरता है। और ये जो बात है वो ये है कि हमारे पास में पुरानी तकनीकी
जिस किसानी को किसान चला रहा है वो किसानी पुरानी तकनीकी की किसानी है। हम वही तकनीकी इस्तेमाल कर रहे हैं जो 50 बरस पहले थी। हम इस बात को नहीं समझ रहे कि 50 वर्षों में बहुत सी चीजें बदल गई हैं। बहुत सा पानी गंगा से निकल के बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। कितनी नई तकनीकी आ गई है। बीज की अगर बात करें, अभी यहाँ पर एग्जीबिशन में एक बीज देखा, एक अमरूद 1 किलो का। अब सोचिए, जब अमरूद 1 किलो का अगर एक बीज पैदा कर सकता है, मैंने ऐसे बीजों को देखा। मैं भी कृषि विश्वविद्यालय कृषि प्रोग्राम चलाता हूँ। टमाटर का एक पौधा अगर एक बीज लगाता हूँ, एक पौधा उगता है, उसमें 1 किलो टमाटर निकलता है। वही दूसरा बीज जब लगाता हूँ तो टमाटर की बेल होती है, उसमें 30 किलो टमाटर निकलता है। अगर टमाटर की कीमत 30 रुपया किलो है तो मैंने अगर एक किसान ने मेहनत करी और वो बीज लगाया जो 1 किलो टमाटर पैदा करता है तो मैंने 30 रुपया कमाया। अगर दूसरा किसान मेरा पड़ोसी अगर वो वाला बीज इस्तेमाल करता है जिससे एक बेल उगती है और 30 किलो टमाटर पैदा होता है तो उसने 900 रुपया कमाया। तो 20 गुना ज्यादा उत्पादन। तो यहाँ बात आ रही है नाबार्ड जैसे लोगों की भी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की भी, मेरी भी, कि हम इतना रिसर्च करें, इतना बीज का संवर्धन पे काम करें, ऐसे बीजों का उत्पादन करें जहां पर उत्पादन बढ़ सकता हो। और किसान के लिए जरूरी है कि वो तकनीकी को समझे। जब आप नई खेती को अंगीकार करेंगे, जब आप नई प्लान्स को तैयार करते कि पानी की कमी है राजस्थान के अंदर, तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई कैसे ड्रिप इरिगेशन या कम पानी से हम खेती कर सकते हैं। कुछ पॉली हाउसेस की बात भी चल रही है, कुछ बहुत सी नई नई योजनाएं। अभी नाबार्ड वाले सर बहुत सी बातें बता रहे थे, एक्सटेंशन वाले सर अभी बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और दूसरे तरीकों से किसानों तक ये बातें पहुंचे कि नई खेती का मायना क्या है। और देखिए, नई खेती जब हम अडॉप्ट करेंगे, पुरानी खेती को भूलना पड़ेगा, नई खेती को अडॉप्ट करेंगे तभी किसान समर्थ होगा। लोन माफी से या ज्यादा लोन मिल जाने से या कोई दूसरी योजनाओं के आ जाने से किसानों का भला कभी भी नहीं होगा। अब हर वक्त हाथ फैला करके आगे पीछे घूमोगे कि भाई कुछ लोन दे दो, कुछ चंदा दे दो, कुछ दान दे दो। अगर आपको समर्थ बनना है, यदि आप चाहते हैं कि आप लोन के ऊपर पैसा चलाएं, यदि आपका पैसा आपका स्टेक कंपनियों में लगा हुआ हो, हमें नई तकनीकी की ओर बढ़ना पड़ेगा। मैं किसान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं, जो अपने कृषि विश्वविद्यालय और दूसरी कृषि विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों से निरंतर संपर्क में रहे, लगातार नई से नई तकनीकी को समझें, सीखें और उसके अनुसार प्रयास करें। हो सकता है पहले दफा दूसरे दफा सफलता मिले, लेकिन यकीनी तौर पर कह रहा हूं मैं कि कृषि से बेहतर मुनाफे वाला कोई धंधा नहीं है। दुनिया के जो टॉप सबसे अमीर मुल्क हैं, जहां पे प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, नीदरलैंड्स, ये वो मुल्क हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे अधिक है। और इनका जो मुख्य पेशा है वो है कृषि, पशुपालन और डेयरी। तो मित्रों, सबसे ज्यादा कमाई वाला धंधा है। कृषि से बेहतरीन कमाई कहीं भी नहीं हो सकती, लेकिन जो भी परिस्थितियां उनसे लड़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नई खेती और समर्थ किसान इस कॉन्सेप्ट को समझें। हम खेती में नई टेक्निक को लर्न करें, सीखें, आगे बढ़ें और अपने आप को समर्थ बनाने की कोशिश करें। हम लोगों को कर्जा देने की सोचें, कर्जा लेने की ना सोचें। जब ये विजन होगा, जब ये दृष्टिकोण होगा, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे सामने बैठे हुए हैं। दोस्तों, समय कम है, फिर भी 5 मिनट आपसे रूबरू होना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपको। वैसे बहुत देर बात कर सकता हूँ, 1 घंटा 2 घंटा मेरा काम के बच्चों से बात करना ही है। दोस्तों, एक बात ये बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा राज है, वो राज आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो राज ये है कि तुम अगर कोई भी सपना देखना चाहते हो, कोई भी सपना, मैं सोते हुए सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, सोते समय सपने वाली बात नहीं कर रहा, जागते हुए सपने की बात कर रहा हूं कि अगर तुम ये तय कर लो कि बड़ा होकर के मुझे नरेंद्र मोदी बनना है, तुम अगर ये तय कर लो कि बड़ा होकर के मुझे अमिताभ बच्चन बनना है, मुझे धीरूभाई अंबानी बनना है, तुम जो भी तय कर लो कि मुझे लता मंगेशकर बनना है, तुम तय कर लो कि मुझे बड़ा होकर के कोई अडानी बनना है, तुम तय कर लो कि मुझे बड़ा होकर के BL सोनी बनना है, जो भी तुम तय कर लो, मैं तुम्हें यकीनी तौर पर कह रहा हूं तुम उसको प्राप्त कर सकते हो। जहां चाहो वहां जा सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें समाज ये कहता है,
समाज, हमारे माता पिता, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाह रहा हूँ, खासतौर से बालिकाओं को, क्योंकि बालिकाएं बहुत बैठी हुई है कि भाई थारे बस की बात कौन है, मास्टर नहीं बन जा, वही बोझ है, कोई छोटी मोटी चीज़ कर ले या घर में चूको चूल्हो चला लीजिए, वही बोझ है। बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर कि कोई भी सपना देख लो, उसके बाद सिर्फ ये समझना है कि सर सपना तो देख लिया, आगे क्या करना। आप जो चाहें वो बन सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अंतर इतना होगा कि पहले आप सपना देखेंगे, फिर सपना देखने के बाद आपको ये देखना है कि आपका सपना और आपकी वर्तमान स्थिति के बीच में कितनी दूरी है। अगर आप मोदी बनना चाह रहे हैं, अगर आप अमिताभ बच्चन बनना चाह रहे हैं या अंबानी बनना चाह रहे हैं या कुछ भी बनना चाह रहे हैं, वहां जहां बंदा बैठा हुआ है और आज जहां बैठे हुए हैं, उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच की जो दूरी है, उसकी दूरी की जो सीढ़ियां है, उन सीढ़ियों को समझना पड़ेगा, एक एक कदम को समझना पड़ेगा। जैसे पहला कदम छोटे बच्चों के लिए कि भाई जब 10वीं पास करूंगा तभी तो आगे की सोचूंगा, तो पहले आपको सोचना होगा कि 10वीं को अच्छे नंबरों से पास करूंगा। तो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बड़े बच्चे हैं उनको देखना है कि मेरे को करियर बनाना है। आपने देखा है कि कोई भी करियर से कहीं भी पहुंच सकते हो। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करने के बाद में आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मुख्य अतिथि बन सकते हो। आप राजस्थान के एंटी करप्शन के सबसे बड़े अधिकारी बन सकते हो। आप कुछ भी कीजिए और हर दरवाजा, हर रास्ता खुला है आपके लिए। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ एक सपना देखना है और उस सपने तक जाने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं। एक समझदार बच्चा उन सीढ़ियों को समझ ले अगर और एक एक कदम सीढ़ियों पे बढ़ता जाए। लालच ना करे कि सीधे अंतिम सीढ़ी को देखना है, अंतिम सीढ़ी बहुत दूर है। अंतिम सीढ़ी को देखोगे गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, लेकिन उस सीढ़ियों को समझते हुए सिर्फ पहली सीढ़ी पे कदम रखने की सोचोगे। पहला स्टेप कि मेरे सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाऊंगा, और पहला कदम बढ़ाओगे उसके बाद अगला कदम देखोगे, उस अगले कदम के बाद उसका अगला कदम देखोगे और कदम कदम चलते आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हें लगेगा कि पता नहीं लगा और कब तुमने अपना सपना साकार कर दिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं, समय का अभाव है, लंबी बात नहीं कर सकता। आप सपना देखेंगे, सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सपना देखेंगे और सपना देख करके आप उसके अनुसार तैयार करेंगे अपने आप को, प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। देखोगे सपना? जोर से बोलो कि देखेंगे। एक सपना देखोगे, बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना देखोगे, बहुत बड़ी महिला बनने का सपना देखोगे। ये वादा कर रहे हो तुम सब लोग? हाथ ऊपर करके वादा करो कि हम सपना देखेंगे और उस सपने पर पंख लगाओगे, पंख लगा के उड़ोगे और उस ऊंचाई पर पहुंचोगे जो तुमने सपना देखा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ओजस्वी प्रेरणादायी शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है जिनके जीवन का अधिकांश भाग किसानों के लिए समर्पित है। डॉक्टर BL सोनी जी, जो खुद कृषि से जुड़े रहे हैं, और अत्यंत हर्ष का विषय है कि सोनी साहब ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की कृषि की और 1988 में भारतीय पुलिस सेवा में कार्यभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय के गौरव का विषय है कि सहज, सरल, स्पष्टवादी, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा छवि के कारण डॉक्टर सोनी साहब को देश के 25 सर्वश्रेष्ठ IPS ऑफिसर में चुना गया। डॉक्टर सोनी सर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हैं और भ्रष्टाचारियों में खौफ का दूसरा नाम है डॉक्टर BL सोनी साहब। मैं हमारे मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर सोनी साहब को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। सम्माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर संधू साहब, सम्माननीय सुधांशु जी, डॉक्टर सुदेश, डॉक्टर गुप्ता साहब, नाबार्ड के रवि जी, यहाँ विश्वविद्यालय के सभी आचार्य वर्ग, सभी स्टाफ, पधारे हुए सभी किसान भाइयों, प्यारे छात्रों और पधारे हुए समस्त महानुभावों, आप सभी को नमस्कार, राम राम साहब।
कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, जो पहले एक रूटीन होता था, पहले रेगुलर भी होता था, जो बीच में डिसकंटिन्यू हो गया। और मैं सम्माननीय वीसी साहब को और डायरेक्टर एक्सटेंशन और डीन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस परंपरा को वापस पुनर्जीवित किया है। और ये मुख्य रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए है। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और मैंने जिया है किसानी को, देखा है कि किस तरह से हम मेहनत करते करते सब कुछ अच्छा करते हैं और अंत में कुछ प्रकृति का ऐसा प्रकोप होता है कि हमारी मेहनत एकदम कमजोर पड़ जाती है। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि अब पूरी तरह से प्रकृति पे आधारित कृषि नहीं रही है। पहले ये होता था कि हम थोड़ा सा कुछ हो गया, कोई ओले पड़ गए, बरसात हुई नहीं हुई, तो हम लोग उस पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन अब तकनीक ऐसी आ गई है, अब इतनी बढ़िया तकनीक आ गई है कि आप कम पानी से, अगर ज़्यादा गर्मी है, कोई ज़्यादा बीमारी है, तो उसका भी अच्छे से नियंत्रण कर सकते हो। और नियंत्रण के भी अब कई सारे तरीके आ गए। पहले खाली पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता था, अब कई सारे इस तरह के बायो मटेरियल आ गए हैं जो कि आपके वातावरण को खराब नहीं करते, जो कि आपके फसल को अच्छा सस्टेनेबल बनाते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक बहुत बढ़िया एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पर है, आपके जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है और भी जगह जगह पर एग्रीकल्चर कॉलेजेस है। जो भी आपके आसपास है, आप वहाँ जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। न केवल इस तरह के किसान मेले में, लेकिन आप खेती कर रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि कोई विशेष रूप का कीड़ा है जो आपके टमाटर की फसल को खराब कर रहा है, या कोई विशेष तरह की कोई बीमारी लग गई जिससे पत्ते एकदम सूख जा रहे हैं, या कोई इस तरह की कोई बीमारी लग गई जिससे अमरूद का पेड़, आपका पेड़ तो बड़ा हो रहा लेकिन फल नहीं लग रहा। तो इस तरह की जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो आम दिनों में भी, सामान्य दिनों में भी इस तरह की यूनिवर्सिटी में आके बताएं। यहाँ के वाइस चांसलर साहब, यहाँ के सारे जो आचार्यगण हैं, वो तत्पर हैं कि आपकी समस्या पे तुरंत जवाब दें, अगर हो सके तो, नहीं तो कुछ अनुसंधान करके और आपको जवाब दें। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है, पूरे भारतवर्ष में इसका नाम है, लेकिन हम यहाँ अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे। तो उसी उद्देश्य से वीसी साहब ने ये कृषि मेला, किसान मेला आयोजित किया। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप समय समय पर आप यहाँ पर आएँ अपनी समस्याओं को लेकर के, और किस तरह से आप अपनी फसल को और ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, अच्छी पैदावार कर सकते हैं, जो ज़्यादा दिन तक चले, जिसको कि आप स्टोरेज में रख सको, ज़्यादा दिन तक चले, अच्छे दाम आपको मिले, अच्छी अच्छी किस्में हर फसल की आ गई हैं, उन किस्मों को किस तरह से यूज करें, वो सारी बातें आप इनसे पूछें। और मैं निश्चित रूप से पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस तरह की हर एक बात को गंभीरता से लिया जाएगा और उसका समाधान किया जाएगा। मैं यहाँ की जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं, जो सारे प्रोफेसर साहिबान हैं, जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टाफ हैं, उन सबको निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो आपने कार्यक्रम किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन और भी समय समय पर अगर आपको लगे कि कोई आपदा टाइप चीज आई है, कोई इंसेक्ट आया जो एपिडेमिक की तरह हो रहा है, या कभी एकदम ओलावृष्टि हो जाए, या इस तरह की कुछ प्राकृतिक आपदा हो जाए, तो आप खुद चल करके किसानों के क्षेत्र में जाएं और वहां जाकर के और उनको उस आपदा से मिनिमम लॉस के साथ कैसे उबर सकते हैं, उस तरह की सलाह इनको दें, जिससे कि उस समय जो इनका मनोबल कम होता है, उस मनोबल को ठीक किया जा सके। अब यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र मौजूद हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा बच्चों कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ता था, और बिल्कुल सुधांशु जी ने ठीक कहा, हम यहाँ पर जैसे बच्चे आगे नीचे बैठे हैं, हम लोग बैठते थे,
और जो भी हमारे यहाँ मेहमान आते थे उनको सुनते थे। और मेरे कई साथी यहाँ सामने नजर आ रहे हैं, यहाँ भी हैं। और देखिए, हमारा राष्ट्र एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कृषि तो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी। तो अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है तो बढ़िया किया है, लेकिन बस उसमें यही बात है कि आपको मन लगा के, जैसे सुधांशु जी ने बहुत सुंदर तरीके से कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाना है उसके बारे में बहुत सुंदर आपको गुर दिए। देखिए, मैं कई स्कूल्स कॉलेजेस में जाता हूँ, बच्चे पूछते हैं कि सफलता का शॉर्टकट क्या है, सफलता की कुंजी क्या है। तो बच्चों, बहुत फ्रैंकली आपको बताऊंगा, सफलता शॉर्टकट से कभी नहीं मिलती। अगर कोई आपको शॉर्टकट बता रहा है तो वो आपके साथ चीट कर रहा है। सफलता की कुंजी है, उसके 2-3 छोटे छोटे वर्च्यूज हैं जो आप सब में हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनको इनकलकेट करें, अपने अंदर उनकी वृद्धि करें। पहली चीज है सकारात्मकता। जीवन में किसी भी चीज को देखने के कई नजरिए होते हैं। आप कहीं गए हैं, आपके चोट लग गई, आपके घुटने पे आप गिर गए और घुटने पे चोट लग गई। आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आप बैठ के रोने लग जाओ, अरे क्या करें, गोडा टूट गया, ये ऑप्शन है और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप खड़े हो और उसको ठीक करें और कहें कि नहीं, ये मुझे चुनौती मिली थी, मैं अपने घुटने को पहले से बेटर करूंगा, पहले से अच्छा बनाऊंगा। तो सकारात्मक रहने का मतलब यह है कि कठिन परिस्थिति में भी आप मुस्कुराने की कला सीखें। और यह संभव है, बहुत आराम से संभव है। हमारे किसान भाइयों से बेहतर कौन जानता है, जो हमेशा बादलों की तरफ, ईश्वर की तरफ ताकते रहते हैं, और जब बरसात आती है तो बहुत हर्षोल्लास के साथ नाचते हैं, और जब बरसात नहीं आती है तो परेशान होते हैं, लेकिन थोड़ी सी आस कहीं दिखती है तो प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, सकारात्मकता का मतलब यह है कि आप हमेशा कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उस कठिन परिस्थिति के लिए विलाप करना छोड़ें और कैसे उससे आगे निकलना है, अपने आप को संयमित रखते हुए, वो बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है। मैं सुबह से चला, दिन में 10 लोगों से मिला, 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अनुभव दिए, लेकिन 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो अनुभव अच्छा नहीं दें, आपको गाली दें, आपको कुछ ऐसा अनुभव दें जो आपको कड़वा लगे। तो सकारात्मकता का मतलब यह है कि जो अच्छे अनुभव हैं उनको स्टोर करें, उनको सेव करें अपने जिंदगी में, और जो खराब अनुभव हैं, जो कड़वे अनुभव हैं, उनको डिलीट करें। बच्चे, आप लोग जानते हो, आपको मोबाइल में मम्मी बुलाती है तो आप कुछ मैसेज को डिलीट करके जाते हो, कई सारे मैसेजेस आप हैं वो मम्मी को नहीं दिखाते हो। इसी तरह से आपके जो नेगेटिव अनुभव हैं उनको रोज अगर हम डिलीट करना सीख लें, शाम को सोते समय 2 मिनट की एक्सरसाइज, 1 मिनट, हे प्रभु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया, मैं इतने लोगों से मिला, इतने लोगों से मिली, मेरे को सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिली, मुझे अच्छा कुछ देखने को मिला, अच्छा ज्ञान मिला। और अगले 1 मिनट में अगर मेरे से किसी का दिल दुखा तो हे प्रभु क्षमा करें। माफी मांगना और माफ करना सबसे बड़ा मजबूत शस्त्र है अपने आप को लाइट रखने का, वरना आप अंदर से भर जाते हो, इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा खराब है। अगर आपने उसको उसी दिन लाइट कर लिया तो उस रात के 2 मिनट में अगर आपने 1 मिनट के लिए ईश्वर का और उन सबका धन्यवाद दिया जिन्होंने आपको मुस्कुराने की वजह दी, और अगले 1 मिनट में आपने सॉरी बोला कि मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ हुई है, और माफ कर दिया अगर किसी ने मुझे तकलीफ दिया, वो उसकी जाने, मुझे इसको स्टोर नहीं करना है। यह है सकारात्मकता का एक बहुत फॉर्मूला जो अगर आप रखते हैं जिंदगी में, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं एक बहुत बड़ा कोई सफल व्यक्ति अपने आप को नहीं मानता, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न व्यक्ति हूं। मुझे कई बार लगता है कि ईश्वर ने मुझे इतनी प्रसन्नता दी है कि मैं उसका जितना
ग्रेटिट्यूड करूं उतना कम है। तो सकारात्मकता पहली बात हो गई। हमेशा अच्छी अच्छी चीज को स्टोर करना और खराब चीज को भूल जाना। दूसरा, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। बच्चों, सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, और ये जो आपको जो ईश्वर ने जो शरीर दिया है, ये ऐसी एक मशीन है जिसको आप जितना काम में लोगे उतनी अच्छी रहेगी, और जितना ही इसको रेस्ट कराओगे उतनी खराब होगी। तो मेहनत खूब करो। कोई हो सकता है कोई बच्चा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप मेहनत करके, और मेहनत का मतलब ये है कि अच्छी प्रोडक्टिव मेहनत। हम जबरदस्ती दीवार पे अपना सर फोड़ेंगे तो वो मेहनत नहीं है। मेहनत का मतलब एक प्लान करके, एक सोच करके सुबह से कि आज मेरे को 2 घंटे सोइल साइंस पढ़नी है, 2 घंटे जेनेटिक्स पढ़नी है, 2 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और इकोनॉमिक्स में कम से कम एक चैप्टर को पूरा करना है। तो प्लान करके अगर मेहनत हम करते हैं तो उस मेहनत का हमेशा अच्छा नतीजा मिलता है। और तीसरी चीज है बच्चों, ईमानदारी। जो हमें शक्ति मिलती है अंदर से, जो अंदर की ताकत मिलती है, जो अंदर का एक स्ट्रेंथ मिलती है, वो हमेशा हमें हमारे चरित्र और ईमानदारी से मिलती है। हम उसमें कितनी बड़ी भाषण दे सकते हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि आप अपने आप से ईमानदार रहें। जो आपने अपने आप से प्रण किया है, जो आपने अपने माता पिता से प्रण किया है, जो आपने अपने प्रोफेसर से प्रण किया है कि मैं मेहनत करके और पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कुछ नकल किए हुए, बिना कुछ इधर उधर की बात किए हुए। क्योंकि देखिए, आजकल सुधांशु जी ने पूछा कि आप कैसे एंटी करप्शन में बड़े बड़े मछलियों को पकड़ पाते हैं। तो उसका जो ईमानदार, जो आपको जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वो आपका अपना चरित्र होती है। अगर आप किसी में भी अगर कुछ झांकेंगे तो पहले अपने आप को झांकना जरूरी है। तो आप जो भी काम करें उसमें, और ईमानदारी खाली पैसे की ईमानदारी एक छोटा सा विषय है, उसका अंदर की मन की ईमानदारी। अगर आपने कोई कमिटमेंट किसी के साथ किया है तो उस कमिटमेंट की ईमानदारी, आपके पर्पज की ईमानदारी, आपके मीन्स की ईमानदारी, अगर वो आप सही से करते हैं और बिना कोई आडंबर के, बिना कोई छल के अगर करते हैं, तो आप ये विश्वास मानिए कि ईश्वर आपको जरूर जरूर फलीभूत करता है। पहले कहते थे ना, नेकी कर दरिया में डाल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नेकी कर दरिया में डाल, वो कई गुना होके आने वाला है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपने नेकी की और दरिया में डल गया और वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हमेशा सकारात्मक रहें, खूब मेहनत करें और ईमानदारी से मेहनत करें। अपने मन को, अपने चरित्र को साफ रख करके, स्पष्ट रख करके, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी दिखावे के अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। देखिए, आप सभी जो विशेष रूप से एग्रीकल्चर कॉलेज में मैं बहुत पढ़ा हूँ और मैं बहुत लगातार आता रहा हूँ, तो आपके माता पिता बड़ी मुश्किल से आपके लिए पैसा भेजते हैं। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा, हमारा बड़ा नाम करेगा। तो वो अपने कड़ी मेहनत से किसान लोग आपके लिए पैसा भेजते हैं, तो उस पैसे का सही यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए। और क्या कर सकते हो आप, इसकी अपार क्षमता है। जैसे सुधांशु जी ने बताया कि अगर आपने सोच लिया कि आपको अमिताभ बच्चन बनना है तो कोई रोक नहीं सकता आपको, आप उससे आगे बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो सपने देखो वो जगे हुए देखो, और सपने देखने के बाद आपकी नींद उड़नी चाहिए और छोटे छोटे प्रयास शुरू हों। हम बहुत बड़े प्लान बना लेते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होते। हम छोटे छोटे प्लान बनाएं कि हमें अगले 4 दिन क्या करना है, फिर हम 4 दिन अगर अच्छा करेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो फिर हम अगले 8 दिन का प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर आपको बहुत आगे सफलता दे, आपको समृद्धि दे, और आप जो भी आपने मन में सोचा है वो आप बने। मैं वीसी साहब का और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर सुदेश का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे उसी कॉलेज में
वापस आने का अवसर दिया जहां मैं पढ़ा हूं। हमेशा मैं जब यूपीएससी में इंटरव्यू देने गया था सर, तो मुझे पूछा कि जॉबनेर का क्या मतलब है, इसका कोई जॉब से रिलेशन है क्या? मैंने कहा बिल्कुल साहब रिलेशन है, वहां से निकला हुआ कोई भी बच्चा जॉबलेस नहीं होता, चाहे वो कहीं जॉब चाहे तो जॉब मिल जाएगा, नहीं तो वो अपने आप में कुछ ऐसा कर सकता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। तो मुझे गर्व है, मुझे बहुत फक्र है कि मैं इस बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हूँ। मेरे साथी बहुत सारे मेरे सामने बैठे हैं और बहुत सारे हैं जो हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। ऐसा कहते हैं कि फावड़ा फैकल्टी की जो आपस में दोस्ती होती है, हम इसको फावड़ा फैकल्टी बोलते हैं एग्रीकल्चर को, तो हमारा जो फ्रेटर्निटी होती है, हमारी जो दोस्ती होती है, वो बहुत ही पक्की होती है। तो और हम हैं सभी किसान ही, आप लोग जो किसान कर रहे हो, आपकी सेवा में लगे हुए किसान हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग यहाँ आए और यहाँ आप लगातार आते रहें, संपर्क इनसे करते रहें। और अब मैं 2 मिनट मेरा जो काम है उसके बारे में आपसे निवेदन करूँगा। देखिए, भ्रष्टाचार एक वो चीज है, एक वो अभिशाप है जिसकी वजह से जो होना चाहिए हमारे लिए वो हो नहीं पाता। जो पात्र व्यक्ति है, जो एलिजिबल व्यक्ति है, उसको वो चीज मिल नहीं पाती। हमें कहीं भी हम जाते हैं तो हमको सामना करना पड़ता। हर आदमी रिश्वत मांगता है, हर आदमी कहीं ना कहीं, हर अधिकारी। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो कमाई है वो सबसे ज्यादा डिवाइन कमाई है। आपकी कमाई, क्योंकि आपकी कमाई फिजिकल लेवल से भी जुड़ी हुई है। तो उस कमाई को कोई अगर बिजली विभाग का अधिकारी कनेक्शन लगाने के लिए पैसा मांगे, कोई एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब कोई एनओसी के लिए पैसा मांगे, या कोई पुलिस में जाओ और वो आपके कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए पैसा मांगे, कोई भी सरकारी विभाग, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, अगर आपसे रिश्वत मांगे तो थाने सोगने मारी, कोई पैसा नहीं दोला, आप रिश्वत नहीं दोगे और क्या करोगे? 1064 पे कॉल करोगे। 1064 1064 1064 एक ऐसी हेल्पलाइन है जहां पर हमेशा हमारे अफसर बैठे रहते हैं, सारे किसानों के बैठे हैं। वो आपका फोन सुनेंगे, आप बताओगे कि साहब फलाना हमारे से तहसीलदार साहब पैसा मांग रहे हैं, या कोई भी अफसर मांग रहा है, या कोई कृषि अधिकारी पैसा मांग रहे हैं, आप हमें बताइए। आपकी गाड़ी कमाई को उन रिश्वतखोरों में लुटाए नहीं आप और हमारे पास आए, तो हम मिलकर के आपके साथ उस भ्रष्ट अफसर को पकड़ेंगे, उसको जेल भिजवाएंगे। और आपका वाजिब काम, ये बहुत जरूरी है, आपका वाजिब काम आपके साथ मिलकर के और जिसको पकड़ा है उसके वरिष्ठ अधिकारी से मिलकर करवाएंगे। इसके लिए सीएम साहब ने पहले एक सर्कुलर निकाला था, लेकिन 2 महीने पहले एक व्यवस्था करी है, एक प्रकोष्ठ बनाया है सीएम ऑफिस में, जिसमें कि हर महीने एक मीटिंग होती है कि वो लोग जिन्होंने कि भ्रष्टाचार को पकड़वाया, उनके काम पेंडिंग अगर थे तो वो काम क्यों नहीं हो रहे, तो उनके, आप लोगों के जो वाजिब काम है, जो अटके हुए हैं, उनको निकालने के लिए, उनको सही करने के लिए वो कमेटी सारे अधिकारियों को बुला करके और बात करती है। पिछले 2 महीने में बहुत सारे ऐसे पेंडिंग मामले थे आपके जो अटके हुए थे सालों से, उनको क्लियर किया गया है। और तो और 10-12 करोड़ रुपए के पेमेंट्स अटके हुए थे, उनको क्लियर किया है। तो ये पोस्टर यहाँ मेले में हमने कुछ लगाए हैं। अगर आपसे कोई पैसा रिश्वत मांगे तो 1064 पे आप कॉल करें। एक व्हाट्सएप नंबर भी लगा रखा है, इसको आप अपने मोबाइल पे सेव कर लें और हमको कॉल करें। हम चाहते हैं कि आपका जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो रिश्वतखोर लोग लेके अपना पेट नहीं भरें। उनको सरकार बहुत देती है, हम सभी सरकारी कर्मचारी यहाँ जो बैठे हुए हैं, हमको सरकार खूब तनख्वाह देती है, गाड़ी देती है, टेलीफोन देती है, बहुत व्यवस्थाएं देती है, बहुत सुविधाएं देती है। तो कोई हमारे लिए ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम रिश्वत मांगे।
व्हाट्सएप नंबर है साहब 94 13 50 28 34 94135 02834। ये हमने कुछ जगह पे लगाए हैं पोस्टर, आप इसको देख लें, नोट कर लें। मैं एक बार फिर से बीसी साहब का सर लगवा दिए सर। मैं एक बार फिर से बीसी साहब का और डायरेक्टर एक्सेप्शन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने नैतिकता, सकारात्मकता और सच्चरित्रता का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। नैतिकता और सच्चरित्र ही मानव को मानव बनाता है। मैं बताना चाहूँगा कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हम थे तो वहाँ गायकवाड़ सेंट्रल लाइब्रेरी के मुख्य द्वार पर एक किताबनुमा सफ़ेद संगमरमर पर उर्दू और अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि साकी की मोहब्बत में दिल साफ हुआ इतना, साकी की मोहब्बत में दिल साफ हुआ इतना, सर झुकाता हूँ शीशा नजर आता है। और अंग्रेजी में लिखा हुआ था सेल्फ कंट्रोल इज द सेंटर ऑफ कैरेक्टर, मतलब आपका आत्मनियंत्रण ही चरित्र का केंद्र बिंदु है। परंतु आज हम ये महसूस करते हैं कि नियंत्रण और चरित्र दोनों का समाज में अभाव है। लोग अपने गिरेबान में कम, औरों में अधिक ताक झांक करने में मशगूल है। हमारा स्वभाव ही स्वार्थपूर्ण हो गया है, तो प्रकृति कैसे नहीं बदलेगी। निश्चित रूप से सर आपका सकारात्मकता का पाठ हमारे नौजवान विद्यार्थियों का भविष्य संवारने का काम करेगा। अब मैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अधिष्ठाता है संकाय प्रमुख डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि एक प्रेरणा पुंज, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रखर सच्चे विज्ञानी श्री भगवान लाल जी सोनी, माननीय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान सरकार का इस मेले में अपना अमूल्य समय देने एवं प्रेरक प्रसंगों के लिए मैं विश्वविद्यालय की ओर से हृदय की तह से आभार प्रकट करता हूँ। समारोह के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुधांशु जी, प्रमुख प्रेरक सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय जयपुर को आपकी विविध शैक्षणिक व अनुसंधान गतिविधियों में हमारे साथ एमओयू करने के लिए, ओजस्वी प्रेरणा के लिए और मेले की शोभा बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस किसान मेले में पधारे विशिष्ट अतिथि श्री रविशंकर फंडा, सहायक महानिदेशक नाबार्ड को सरकार की योजना बताने व बैंकिंग सेवा के बारे में अवगत करवाने हेतु धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने पधारकर समारोह की शोभा बढ़ाई। इस किसान मेले के आयोजन की प्रेरणा व रूपरेखा तय करके सभी तैयारियों की प्रतिदिन व्यक्तिगत जायजा लेने के लिए व अध्यक्षता के लिए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जीत सिंह संधू साहब का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस मेले को सफल बनाने के लिए विभिन्न मेला संयोजक समितियों के अधिकारियों और कर्मचारियों का समय समय पर मार्गदर्शन किया। इस मेले के सूत्रधार डॉक्टर सुदेश कुमार, निदेशक प्रसार शिक्षा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को साधुवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने प्रयास से इस विश्वविद्यालय के 5 दिवसीय किसान मेले को आयोजित करवाने का संकल्प लिया, जिससे विश्वविद्यालय के सेवा क्षेत्र के सभी जिलों के कृषकों को नवीन तकनीकी ज्ञान की जानकारी मिली और संगोष्ठी के माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान हो रहा है। इस मेले के प्रायोजक राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित कृषि अधिकारियों का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस मेले के आयोजन में भी अपना योगदान दिया। इस किसान मेले में पधारे इस विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, अधिष्ठातागण, निदेशकगण, वित्त नियंत्रक जी व अन्य कृषि विश्वविद्यालयों से पधारे अतिथिगणों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिनकी उपस्थिति से हमारा मनोबल मजबूत हुआ।
मैं इस मेले में पधारे हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राजस्थान सरकार व सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पधारे हुए प्रगतिशील व जागरूक किसान भाइयों व महिलाओं का आभार। इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनी में पधारे विभिन्न कंपनियों के अधिकारीगण, कर्मचारीगणों को भी विशेष धन्यवाद देता हूं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों और अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों, जिन्होंने की नवीन तकनीकी कृषि, पशुपालन, बागवानी, जैविक खेती से संबंधित मॉडल और प्रदर्शनी लगाकर शोभा बढ़ाई। इस मेले को सफल बनाने के लिए मैं विश्वविद्यालय एवं विशेषतया श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारी तथा समस्त विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम मूर्त रूप ले रहा है। मैं इस किसान मेले के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रेस मीडिया को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस मेले को व्यापक प्रचार प्रसार देकर किसानों तक सूचना और संदेश पहुंचाया, जिसके कारण राज्य स्तर से प्रगतिशील कृषक व महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए पधारे एवं कल भी इसी जोश के साथ उपस्थित होने की हमको स्वीकृति व संकेत मिल रहा है। मैं इस किसान मेले के सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन को उनके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बच्चों को अनुशासन बनाए रखने के लिए ढेर सारा प्यार। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक बार पुनः सभी का सादर धन्यवाद, जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। किसान भाइयों के लिए एक सूचना है, जो धौलपुर, सीकर, चोमू और हमारे जोबनेर क्षेत्र के किसान भाई हैं, इनके लिए आज 3 बजे हमने एक प्रतियोगिता रखी है, रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता। जो भी किसान उसमें विजयी रहेंगे उनको यहाँ पारितोषिक दिया जाएगा। अपनी 11-11 जनों की टीम बना लें और उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होएगा, जिसके अंदर हम किसानों से प्रश्न पूछेंगे। जो प्रश्न का जवाब देंगे उनको हाथों हाथ पारितोषिक दिया जाएगा। और जो आज अपने फल सब्जी लेके आए हैं उनका भी हम 3 बजे बाद पारितोषिक वितरण करेंगे। किसान भाई अपनी तैयारी करें और भोजन के बाद यहाँ वापस आए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से कार्यक्रम की समाप्ति की यही घोषणा करता हूं और आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सभी अपने अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर राम प्रताप जी को अगले तकनीकी सत्र के संचालन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आगे का तकनीकी सत्र का संचालन करें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भोजन पश्चात 2:30 बजे पुनः पंडाल में पधारें। जैसा कि निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर सुदेश कुमार जी ने बताया कि रस्साकस्सी, प्रश्न प्रतियोगिता एवं वैज्ञानिकों के साथ संवाद के साथ साथ प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार भी वितरित। विभिन्न जो लाइव अपने सैंपल्स लाए हैं, गेहूँ, जौ, चना या फलों व सब्जियों के, तो कोई भी किसान भाई इस महत्वपूर्ण लाभ से चूक नहीं जाए। तो सभी किसान भाई जलपान व भोजन अपना अपना कूपन लेकर, जहाँ जलपान व भोजन की व्यवस्था है वहाँ पर अपना जलपान भोजन कर, अल्पाहार लेकर जो भी
पुनः 2:30 बजे मेला प्रांगण में पधारने का कष्ट करें। धन्यवाद। थैंक यू। निकल ले लियो बहन धन्या ओ धन्या धन्या रे आगे आगे बताइए फोटो गेम चलाऊंगा जी जिनसा बताइए पता नहीं लगा काटना फोटो ले लियो कार्ड नहीं लगा वो कार्ड ले रहा है डेली अरे यार जाओ बदला नहीं तो बाद में बदला नहीं ले आओ क्या लिए रस्सी लाके कुछ दाना 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 तो रस्सी लाके रस्सी तू ले काल में लिए जाएगा मतलब मैं रोता पर 2 घंटा 1 घंटा पर तो बोला थी हां लंच देना पूरा रोटी खत्म हो गया हां लोग 10 मिनट में बैठे जब तू देर मत कर हां काल के जो लास्ट में आएगा आप होटल वालों तो आपने फोटो चला रहे बहुत तो आपने फोटो चला बंद कर दे फोटो चला बंद कर दे महंगा है फोटो चला बंद कर दे अरे तू तो बंद कर दे बिना भी रेस्ट दे यार पर घर में आया है